अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने मियोसिस के प्रोफेज़ 1 को कंप्लीट कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मेटाफेज़ 1 से। तो मेटाफेज़ 1 में क्या होगा कि जो बाइवलेंट है वो अरेंज होगा इक्वेटोरियल प्लेन पर। होमोलोगस पेयर्स के फॉर्म में क्रोमोसोम अभी प्रेजेंट है सेल में, तो वो होमोलोगस पेयर अरेंज होगा मेटाफेज़ प्लेट पर या इक्वेटोरियल प्लेन पर। अब हम मेटाफेज़ को डायग्राम से समझते हैं। सो हियर इज़ द डायग्राम। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो होमोलोगस पेयर है, ये जो बाइवलेंट है या टेट्राड, तीनों एक ही नाम है, तो ये कहाँ पर आके अरेंज हुए हुए मेटाफेज़ प्लेट पर, या जो इक्वेटोरियल प्लेन है। और यहाँ जो सेंट्रियोल्स हैं, इनमें से जो फाइबर्स निकल रहे हैं ये क्या कहलाते हैं? स्पिंडल फाइबर्स। तो ये स्पिंडल फाइबर्स आकर अटैच हुए हुए हैं सेंट्रोमेयर से। ये कितने होमोलोगस पेयर है, इसमें कितने क्रोमोसोम्स हैं? 2 क्रोमोसोम्स, क्योंकि 2 डिफरेंट सेंट्रोमेयर्स हैं। और इसमें 4 क्रोमेटिड्स हैं। तो ये स्पिंडल फाइबर आकर इधर से एक सेंट्रोमेयर पर अटैच है और यहाँ से दूसरा स्पिंडल फाइबर आकर दूसरे सेंट्रोमेयर से अटैच है। तो ये फेज़ कौन सा है? मेटाफेज़। सो नेक्स्ट स्टेज है एनाफेज़ 1। एनाफेज़ 1 में क्या होगा कि जो एक क्रोमोसोम है होमोलोगस पेयर का, वो सेपरेट होना स्टार्ट होगा और अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ मूव करेगा। कैसे मूव करेगा? ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। एनाफेज़ 1 को भी हम अब डायग्राम से समझते हैं। तो ये डायग्राम है एनाफेज़ 1 की। इसमें हो क्या रहा है कि मेटाफेज़ तक तो होमोलोगस पेयर्स मेटाफेज़ प्लेट पर अरेंज थे। होमोलोगस पेयर्स, 2 क्रोमोसोम्स और 4 क्रोमेटिड्स। लेकिन अब एनाफेज़ में हो क्या रहा है कि होमोलोगस पेयर के जो क्रोमोसोम्स थे, ये एक होमोलोगस पेयर था, ये एक होमोलोगस पेयर था और ये भी एक होमोलोगस पेयर था। अब उस होमोलोगस पेयर के क्रोमोसोम्स सेपरेट हो चुके हैं और वो अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। कैसे? कॉन्ट्रैक्शन हो रही है यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स की। और जो ये एक क्रोमोसोम है, ये 2 क्रोमेटिड्स और एक सेंट्रोमेयर पे कंसिस्ट है। इट मीन्स कि ये पूरा एक क्रोमोसोम है। यहाँ पर कोई भी सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग नहीं हुई है, पूरा एक क्रोमोसोम एज इट इज़ जा रहा है। यहाँ पे फ़र्क क्या है कि जो ये क्रोमोसोम है, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो गई, जिसकी वजह से जो ये क्रोमोसोम है अब जैसा ये पहले था वैसा नहीं रहा, और ये भी क्रोमोसोम जैसा ये पहले था वैसा नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो गई है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो चुका है। तो ये फेज़ कौन सा है? एनाफेज़ 1, जिसमें क्या हो रहा है कि जो होमोलोगस पेयर्स के क्रोमोसोम थे वो सेपरेट हो चुके हैं और वो अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। और यहाँ पे कोई स्प्लिटिंग नहीं हुई है सेंट्रोमेयर की। इसी वजह से जो मियोसिस है उसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, क्योंकि पूरा क्रोमोसोम पोल की तरफ मूव करता है। जबकि माइटोसिस में हुआ क्या था कि सेंट्रोमेयर डिवाइड हुआ था और एक क्रोमेटिड इधर मूव किया था और एक क्रोमेटिड इधर। तो सेंट्रोमेयर सेम नंबर इधर भी आए थे और सेम नंबर के सेंट्रोमेयर्स इधर भी आए थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि पूरा सेंट्रोमेयर या पूरा क्रोमोसोम जो है वो एक पोल की तरफ मूव कर रहा है। इसकी वजह से क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे? हाफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर ह्यूमन सेल की बात करें तो मेटाफेज़ प्लेट पर 23 पेयर्स अरेंज है क्रोमोसोम के। अब क्या हो रहा है? 23 पेयर्स हैं, इट मीन्स 46 क्रोमोसोम। तो जब सेंट्रोमेयर पर स्पिंडल फाइबर अटैच हैं और क्रोमोसोम पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, तो 23 क्रोमोसोम इधर मूव करेंगे और 23 क्रोमोसोम्स इस साइड। तो जब यहाँ पर न्यू सेल फॉर्म होगा तो यहाँ पे कितने क्रोमोसोम आएंगे? 23। और जब न्यू सेल यहाँ पर फॉर्म होगा तो इसके पास कितने क्रोमोसोम आएंगे? 23। तो इस तरह से नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम मियोसिस में हाफ हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेज है टीलोफेज़ 1। टीलोफेज़ 1 में क्या होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर हो जाएगी और इस तरह से 2 डॉटर न्यूक्लियर सेल पे
बन जाएंगे और क्रोमोसोम्स बिकम अनकॉइल्ड, क्रोमोसोम अनकॉइल हो जाएंगे। टीलोफेज 1 को भी हम डायग्राम से देख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से अपीयर हो रही है और क्रोमोसोम अब क्या होंगे, अनकॉइल हो जाएंगे। इस तरह से 2 डॉटर न्यूक्लियर सेल में बन जाएंगे। इसके बाद है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या है कि टीलोफेज 1 के बाद साइटोकाइनेसिस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि टीलोफेज 1 के बाद डायरेक्ट सेकंड मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाए, लेकिन उससे पहले सेल में एक और फेज होगा जिसे क्या कहेंगे, इंटरफेज। फॉलोइंग टीलोफेज 1 there is a short period called interphase before meiosis 2। meiosis 2 से पहले एक और फेज होगा जिसे हम क्या कहेंगे, इंटरफेस। ये सिमिलर है इंटरफेस बिटवीन माइटोटिक डिवीजन। जो माइटोटिक डिवीजन और उससे पहले जो इंटरफेस था सिमिलर है उसी इंटरफेस के, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगी, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन ऑलरेडी इंटरफेस के एस फेस में हो चुकी है, तो यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इंटरफेस के बाद डायरेक्टली सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा। नाउ नेक्स्ट है सेकंड मियोटिक डिवीजन। सेकंड मियोटिक डिवीजन को हम मियोसिस 2 भी कहते हैं। तो अभी तक जो मियोसिस में रिडक्शन होनी थी, जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हाफ होने थे, वो मियोसिस 1 में हो चुके हैं। अब क्या होगा मियोसिस 2 में? मियोसिस 2 सिमिलर है बिल्कुल माइटोटिक डिवीजन के। जिस तरह से माइटोटिक डिवीजन होती है वैसे ही मियोसिस 2 है। हमने देखा था कि मियोसिस में डेफिनेशन में हमने देखा था कि मियोसिस के रिजल्ट में 4 सेल्स बनते हैं, लेकिन अभी तक जो सेल्स बने हैं वो कितने हैं, 2 सेल्स बने हैं। तो अब वो 2 सेल्स फर्दर 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे, तो इस तरह से 4 सेल्स इन द एंड मियोसिस के हमें मिलेंगे, which divides each haploid cells। अब जो डिवीजन होगी वो हैप्लॉइड सेल की होगी, क्योंकि मियोसिस 1 में सेल्स हैप्लॉइड हो चुके हैं, उनके नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हाफ हो चुके हैं। फॉर्म ड्यूरिंग मियोसिस 1, जो कि मियोसिस 1 के बाद बने थे, इनटू 2 डॉटर सेल्स। कितने सेल्स में डिवाइड होंगे, 2 डॉटर सेल्स। तो इस तरह से हमें 4 हैप्लॉइड सेल्स मिलेंगे। दिस डिवीजन इंक्लूड प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज एंड टीलोफेज 2। मियोसिस 2 को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, क्योंकि हमने इसको माइटोसिस में कवर कर लिया है। तो जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो माइटोसिस की वीडियो देख सकता है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे प्रोफेज 2 से। शॉर्टली देखेंगे इसको। प्रोफेज 2 में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाएंगे। फिर मेटाफेज 2 में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स हैं are attached to half a spindle fiber by their centromere and get arranged at equatorial plane। सारे क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेन पर अरेंज हो जाएंगे और किससे अटैच होंगे, सेंट्रोमियर से, स्पिंडल फाइबर उससे अटैच होंगे। ईच क्रोमोसोम्स अटैच विद सेपरेट स्पिंडल फाइबर्स। सेपरेट स्पिंडल फाइबर से हर एक क्रोमोसोम अटैच होगा। नाउ एनाफेज 2। एनाफेज 2 में क्या होगा कि अभी तक क्रोमोसोम्स मेटाफेज प्लेट पर अरेंज है, अब उनके सेंट्रोमियर से स्पिंडल फाइबर अटैच होगा, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होगी। एक क्रोमोसोम अभी 2 क्रोमेटिड्स पर कंसिस्ट है, उनके क्रोमेटिड्स फिर सेपरेट होंगे, स्पिंडल फाइबर शॉर्टन होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा और सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होगी, और जो क्रोमेटिड्स हैं क्रोमोसोम के वो अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ मूव करेंगे। तो इस तरह से एक पोल पर अपना कंप्लीट सेट आएगा क्रोमोसोम का, कितना, 23, क्योंकि अब जो सेल में टोटल क्रोमोसोम्स हैं वो 23 हैं। तो माइटोसिस में तो सेम रहते हैं, तो 23 थे शुरू में, तो अभी भी कितने सेट्स आएंगे, 23 क्रोमोसोम्स ही आएंगे एक पोल पर। नाउ टीलोफेज 2। टीलोफेज 2 में क्या होगा कि स्पिंडल फाइबर्स अब डिसअपीयर हो जाएंगे, क्रोमोसोम्स अनकॉइल हो जाएगा और दे बिकम लॉन्गर एंड इनडिस्टिंक्ट। अब वो क्रोमोसोम की तरह नहीं रहेगा, बल्कि अब वो क्रोमेटिन नेटवर्क की तरह हो जाएगा। इसके अलावा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो दोबारा से बनेगी। इसके बाद आफ्टर कैरियोकाइनेसिस इन ईच हैप्लॉइड मियोटिक सेल, इसके बाद क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस के बाद यस साइटोकाइनेसिस होगी, साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी, फिर उसके बाद इन द एंड हमें 4 हैप्लॉइड सेल्स मिल जाएंगे इस तरह से। सो नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस।
कि मियोसिस की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। तो फर्स्ट पॉइंट है कांस्टेंट नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स। मियोसिस से क्या होता है, नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जनरेशन में कांस्टेंट रहता है, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। कैसे कांस्टेंट रहता है? मियोसिस होती कहाँ पर है, जर्म सेल्स में, और मियोसिस के रिजल्ट में क्या होता है, नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। तो जब स्पर्म की फॉर्मेशन हुई तो कितने क्रोमोसोम्स आए सेल में, 23। जब एग की फॉर्मेशन हुई तो कितने क्रोमोसोम्स आए, 23। अब जब फर्टिलाइजेशन होगी, स्पर्म और एग की फ्यूजन होगी, तो जो न्यू सेल बनेगा उसमें कितने क्रोमोसोम आएंगे, 46, जो कि ह्यूमन सेल में होते हैं। तो इस तरह से रिस्टोर हो गया नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स। अगर फॉर एग्जांपल मियोसिस की डिवीजन नहीं होती, यहाँ पर माइटोसिस होती, तो एग की फॉर्मेशन में कितने क्रोमोसोम्स रहते हैं, 46 ही रहते हैं, सेम रहते हैं। और जब स्पर्म की फॉर्मेशन होती है तो कितने रहते हैं, 46 रहते हैं। और जब फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में नंबर रिस्टोर होता तो कितना होता, 92। तो ये कुछ अलग सा ही होता। तो इस तरह मियोसिस के रिजल्ट में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट रहता है। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन के बाद क्रोमोसोम नंबर रीस्टोर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक वेरिएशन, कि मियोसिस की वजह से जेनेटिक वेरिएशन आ रही है। कैसे आ रही है? क्योंकि हमने देखा था मियोसिस में कौन सा प्रोसेस होता है, क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पर क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होते हैं, जीन्स एक्सचेंज होते हैं, जिसकी वजह से वेरिएशन आती है। तो यहाँ पर जो न्यू वन बनेगा वो एग्जैक्ट सिमिलर नहीं होगा अपने पेरेंट्स के, बल्कि उसमें रिसेम्बलेंस होगी, लेकिन वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हुई है, क्रॉसिंग ओवर। जबकि हमने देखा था कि माइटोसिस के रिजल्ट में जो सेल बनते हैं वो एग्जैक्ट सिमिलर होते हैं पेरेंट सेल के। तो क्योंकि वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस नहीं होता, इस वजह से वो एग्जैक्ट सिमिलर होते हैं।